हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको लेकर आया हूँ फिर पीएमडब्ल्यू जनरल इंजीनियरिंग में आपका नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, जो बोथ ब्रांच के लिए सेम था, डबल और मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि फर्स्ट मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल। क्या होता है? नेचुरल मटेरियल और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक पदार्थ और कृत्रिम पदार्थ। अब प्राकृतिक पदार्थ कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक पदार्थ जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हमारे मटेरियल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्राकृतिक मटेरियल्स होते हैं, राइट। और जो हम प्राकृतिक मटेरियल से आर्टिफिशियली तैयार करते हैं वो हमारे होते हैं आर्टिफिशियली मटेरियल्स। तो नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि हमारे हो गया, बात करूं तो मिट्टी हो गया, बालू हो गया, ठीक है, मिट्टी, बालू और भी बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं हमारे, राइट। ये आपकी बुक्स है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स के लिए। बुक्स अगर आप परचेज कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, घर तक आ जाएगी आपके, तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा टॉपिक्स और वहाँ आप पूरा फुल थ्योरी के साथ उसे देख सकते हैं। पहले तो आपको जब मैं आपको वीडियो बताऊंगा, समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर फिर भी लेना चाह सकते हैं तो ले सकते हैं, जनरल इंजीनियरिंग की है। ऐसे ही सेम हमारी जो बुक्स है वो हमारी है BMCE, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो आर्टिफिशियल मटेरियल जैसे कि हम बात करें तो लोहा हो गया हमारा, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सारे हमारे कैसे हैं? लोहा, ये जो है आर्टिफिशियल मटेरियल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? मिट्टी की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो मिट्टी कहाँ से कैसे लेकर आएंगे? अब हम कहीं, आप जानते हैं कि नेचर ने हमें मिट्टी बहुत सारी दे रखी है। कितनी मिट्टी दे रखी है? बहुत सारी। अर्थ पे हमारे पास बहुत सारी मिट्टी है। तो हम किसी ऐसे प्लेस से मिट्टी को ले लेंगे जहां पे कूड़ा करकट वगैरह, यानी साफ और स्वच्छ जगह से, जिससे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, आप चाहे कहीं से भी मिट्टी को लीजिएगा तो अगर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी में आपको जरूर मिलेंगे, तो उन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को दूर करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे? हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को दूर करेंगे। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को दूर कैसे करेंगे? तो दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी को पहले खोदते हैं, कुछ गहराई तक मिट्टी को खोदते हैं। मिट्टी को खोद के फिर गहराई से निकालते हैं। निकालने के बाद में क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? कुछ समय के लिए मिट्टी को छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो वातावरण के प्रभाव से मर जाते हैं। और फिर हम, जैसे कि वनस्पतिक पदार्थ, सबसे पहले कौन सा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होता है? वनस्पतिक पदार्थ। वनस्पतिक पदार्थ से अगर मैं बात करूं तो वनस्पतिक पदार्थ के अंदर हमारे बहुत सारे, जैसे घास फूस तरह तरह की होती है, वो हमारे वनस्पतिक पदार्थ हो गए। दूसरा हमारा क्षारीय, अम्लीय क्षारीय आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। कंकड़ पत्थर देखते हैं, फिर हम चूना के पत्थर के टुकड़े देखते हैं, फिर हम लोहा पत्थर देखते हैं। लोहा और पत्थर, लोहा पाइराइट, सॉरी, क्या? लोहा पाइराइट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को दूर करने के बाद में हम उस मिट्टी को क्या करते हैं? छान लेते हैं। छानने के बाद में अब हम क्या करेंगे? ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के लिए हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं ना, फिर हम मिट्टी को तैयार करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब मिट्टी के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि सिलिका SiO2 60% होता है, Al2O3 20% होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, चूना, MgO, पोटेशियम, तो ये सारे जो क्वांटिटी होती है यहाँ से यहाँ तक की वो 20% होती है लगभग। कितनी होती है?
20% होती है। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या हम मिक्स करते हैं मिट्टी के अंदर? नहीं, हम मिक्स नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिट्टी के अंदर पहले से विद्यमान होते हैं। यानी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सारे के सारे मिट्टी के अंदर पहले से पाए जाते हैं बाय नेचर। अब जब हम टेस्ट करते हैं, सपोज डेट सिलिका की मात्रा 40% है और ब्रिक्स को बनाने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 60%। अब क्या करें? तो इसके अंदर अगर हम बालू मिक्स कर दें, क्या कर दें, तो सिलिका की मात्रा बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, राइट? बालू की मात्रा इक्वल हो जाएगी, बालू मिक्स हो जाएगी और सिलिका की मात्रा पूर्ण हो जाएगी, यानी सिलिका हमारा 60% हो जाएगी। तो जो मटेरियल्स, जो इंग्रेडिएंट्स हमारा नहीं होता है, उस इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं उस मटेरियल्स को या अदर मटेरियल्स को मिलाकर, राइट? ये सारे मटेरियल्स पहले से विद्यमान है, कमी होती है पूर्ण कर देते हैं, फिर हम लैब में ले जाते हैं, मिट्टी को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद में हम फिर टेस्ट हमारे कई टाइप्स के होते हैं, टेस्ट करने के लिए मशीन से भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर पास हो जाती है मिट्टी तो फिर हमें दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम ब्रिक्स के लिए आगे से फॉरवर्ड करते हैं बनाने के लिए। अगर वो नहीं है तो फिर दोबारा मिट्टी लेते हैं, फिर ये पूरा प्रोसेस दोबारा से करते हैं। अब पहले के टाइम पे हम टेस्ट करते थे, थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी लेने के बाद में उसमें उचित मात्रा में पानी मिक्स कर लीजिए, पानी मिक्स करने के बाद छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए और एक बत्ते के आकार का बना लीजिए। अगर बत्ते के आकार टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो वो मिट्टी सुटेबल नहीं है ब्रिक्स के लिए, राइट? और अगर जो बॉल्स आपने बनाई है धूप में रखने के बाद उसके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं तो भी वो मिट्टी के लिए, ब्रिक्स के लिए उपयोगी नहीं। ये सारे मटेरियल्स, जब ये सब चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद में सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स दूर कर लिए, ओके? फिर हम ब्रिक्स का साइज, अब हम पढ़ेंगे ब्रिक्स का साइज। ब्रिक्स का साइज क्या? तो जो ब्रिक्स का साइज होता है वो होता है हमारा 19 × 99 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्रिक्स का हमारा साइज होता है। ब्रिक्स का जो साइज होता है वो डिफरेंट जगह डिफरेंट होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है। आपने प्रकाश की चाल के बारे में सुना होगा, या फिर मैं बात करूं जी की वैल्यू की, तो जी हमारी जो जी की जो वैल्यू होती है वो हमारी 9.8 होती है या 10 होती है। तो ऑलवेज आप यही लेते हो, मैंने भी यही स्टडी की है, आपने भी यही स्टडी की है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यही स्टडी करेगी, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आया ना। तो ऐसे ही ये ब्रिक्स का साइज होता है, स्टैंडर्ड होता है। मगर मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी के अंदर जाएंगे या कहीं भी बाहर जाएंगे तो जो ब्रिक्स का साइज है वो आपको भट्टे पे ये नहीं मिलेगा। बट अगर आपको कहीं कुछ कभी भी ब्रिक्स का साइज सबसे पूछा जाता है तो आपको 90 × 99 सेंटीमीटर ही यूज करना है, दूसरा साइज यूज नहीं करना है। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो साइज अवेलेबल है वो 24 सेंटीमीटर × 11.4 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर यूज करना है, राइट? तो यूपी के लिए ये, बट कभी पूछा जाए तो लिखना आपको ये आपकी नॉलेज के लिए होगा, यूपी के लिए और पूरी इंडिया में आपको यही साइज, राइट? अब ब्रिक्स का साइज, ब्रिक्स बन गई, साइज हमें कंफर्म हो गया। तो अब ब्रिक्स के क्लास कौन कौन से होते हैं, राइट? तो ब्रिक्स के कौन कौन से क्लास हैं, कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स की क्लास के लिए। तो ये हम जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे जो ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन है वो क्या है, राइट? तो ब्रिक्स का तो ये जो वीडियो है वो दोनों स्टूडेंट्स पढ़े, दोनों से मतलब है मेरा
BMW एंड जनरल इंजीनियरिंग के बोथ ऑफ यू स्टूडेंट्स। एंड कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या मैंने कोई बात आपको बताई वीडियो के अंदर वो आपको कंफर्म नहीं हुई, या समझ नहीं आई, वॉइस क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी अटेंडेंस जरूर दें। कहाँ पे? जो यूट्यूब पे वीडियो आएगी उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और रोल नंबर और ब्रांच, क्योंकि बोथ ब्रांच स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, BMW और जनरल इंजीनियरिंग यानी कि डबल एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स, तो ब्रांच और अपना रोल नंबर नाम जरूर मेंशन करें। अटेंडेंस इज अ कंपल्सरी, ठीक है। अगर अटेंडेंस नहीं हुई तो समझ लेना फिर आपने पढ़ा नहीं, तो अटेंडेंस बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।